नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप शानदार तरीके से पढ़ाई और अध्ययन कर रहे होंगे, अध्ययनरत होंगे अपने आगामी भविष्य की योजनाओं को लेकर के, आगामी आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं को लेकर के। और अध्ययनरत रहिए, क्योंकि जीवन में आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी शब्दों के साथ जो आज की हमारी क्लास है, इसे लेकर के हम चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ। और क्लास का टाइटल आपने देख लिया होगा, क्लास के टाइटल में है यात्रियों को पढ़ेंगे जो विदेशी यात्री भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के शासन कालों में आए हैं, जो कि कई बार पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे एग्जाम्स में, है ना। तो लगभग उन यात्रियों को मैंने इस क्लास के अंदर रखा है जो यात्री सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इस वजह से आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ रहेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो देखते हैं यात्रियों के आगमन के विषय में, ठीक है, जो यात्री भारत में आए अलग अलग समय में। तो विदेशी यात्रियों का विश्लेषण करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज को हमने लिया है, जहां पर मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे, बोले तो कहां के थे, यूरोप महाद्वीप से आए थे। और यूरोप में कहां से आए थे, यहां से सिकंदर आया था, वहीं से मेगास्थनीज आए थे। कहने का मतलब मैसिडोनिया से। मैसिडोनिया ये इनके देश का नाम था, या इस मैसिडोनिया को बोलते हैं मकदूनिया। क्या बोलते हैं, मकदूनिया, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। राजदूत किसका था, यह भी लिखा हमने आपकी जानकारी के लिए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। और दरबार में किसके में आया, चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आया था। उस समय जो भारत में शासन था वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, नंद वंश को समाप्त करके अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य हम पढ़ते हैं उसके विषय में। आपके पेट में ये सिलेबस भी है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पढ़ लीजिएगा इनके शासकों के बारे में। वैसे क्लास पढ़ा भी रही है और भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो राजदूत किसका था, ये सेल्यूकस निकेटर का। दरबार में किसके में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के में। अब आया तो इसने मौर्यकालीन अनुभवों और अपने विचारों को लिखा। जब आया और इधर रहा तो इसने अपने अनुभवों को और अपने विचारों को लिखा। किसके बारे में लिखा, भारत की उस समय की सभ्यता के बारे में, उस समय के भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में और उस समय के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसने अपनी एक पुस्तक में लिखा है। किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। तो आगे देखेंगे, इंडिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। और इंडिका से ही नाम आया है, ऐसा पढ़ते हैं इंडिया। जो भारत का इंडिया नाम पड़ा वो वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों के हिसाब से इंडिका से ही इंडिया को लिया गया, ऐसा ग्रंथों में, ठीक है, पुस्तकों में अलग अलग लिख रखा है, या विदेशियों के हिसाब से इसे बताते हैं। भारतीय समाज को इस इंडिका में कितने वर्गों में बांटा, इसने 7 वर्गों में बांटा। कि भारत की समाज 7 कैटेगरी के हिसाब से उस समय काम करती थी, 7 वर्ग अलग अलग थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, सती प्रथा का इसने उल्लेख किया है इस किताब में। कौन सी प्रथा का उल्लेख किया है, सती प्रथा का। यह मानता था कि मौर्य साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। और रोमन साम्राज्य से व्यापार का भी उल्लेख किया है। कौन से साम्राज्य से, रोमन। रोमन बोले तो यूरोप के देशों से, जैसे इटली वगैरह से व्यापार उस समय होता था भारत का। कौन से समय, मौर्य साम्राज्य के समय में। ये इसने अपनी पुस्तक कौन सी में लिखा है, इंडिका में। ये नोट कीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। या मेगास्थनीज कौन से शासन कर रहा था उस समय, वंश कौन सा था, तो मौर्य वंश था उस समय, उसके समय में आया था। मौर्य वंश ने भारत पर कहां पर शासन किया, तो भारत पर मौर्य वंश ने शासन किया मगध पर। 16 महाजनपद आपने पढ़े ही होंगे। 16 महाजनपदों में मौर्य साम्राज्य ने जो अपनी स्थापना करी, अपनी नींव रखी, अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, वो मगध राज्य पर। और मगध राज्य की राजधानी राजगिर थी, जिसमें पहली बौद्ध सभा भी हुई थी, ठीक है। सॉरी, आगे बात करते हैं। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन लिखा है इधर, स्ट्रैबो पश्चिमी देशों का ही था, दूसरी सदी में भारत आया था। तो इसने नावों का निर्माण का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा नाव बनाई जाती थी, और नावों के निर्माण पर सबसे ज्यादा एकाधिकार था मौर्य लोगों का, मौर्य वंश के लोगों का। जो समुद्र में नाव के माध्यम से छोटा मोटा व्यापार होता है ना, उनके निर्माण की बात करी इसने। किसने करी, स्ट्रैबो नामक ने, यात्री ने। दूसरी सदी में भारत आया था। कौन सी सदी में, दूसरी सदी में। आगे बात करते हैं फाइयान, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपरों के हिसाब से। फाइयान, मेगास्थनीज भी। तो 399 से 414 का समय था इसका। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु,
ठीक है, और कौन से देश का था? चीन का था। प्रसिद्ध चीनी यात्री था या बौद्ध भिक्षु भी पढ़ते से, जो कि आया था गुप्त साम्राज्य या गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया। छाप लेना, नोट कर लेना, ठीक है। बस यही आपसे पूछा जाता है और यही पूछा गया है और गारंटी है कि यही पूछा जाएगा आगे भी। फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था फाहियान, ठीक है, नोट कर लेना। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। फाहियान के विषय में बौद्ध भिक्षु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने भारत में आने के बाद बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और बौद्ध धर्म को समझा इसने, ठीक है। आगे बात करते हैं ह्वेनसांग। ये भी जितना इंपॉर्टेंट फाहियान है उतना ही इंपॉर्टेंट ह्वेनसांग यात्री है। ह्वेनसांग 629 से 643 के बीच में भारत में आता है। 629 से 43 प्रसिद्ध चीनी यात्री था। ये भी कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। देश लिख लीजिए, चीन से आने वाले थे बहुत सारे यात्री भारत में, और यूरोप से भी आए थे। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग भी हा से शुरू होता है और शासक का नाम भी किससे है? हा से शुरू होता है, तो याद रखिएगा थोड़ा लॉजिक से भी। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उस समय 7वीं सदी में कौन शासन कर रहा था उत्तर भारत पर? हर्षवर्धन, जिसकी 2 राजधानियां थी। एक इसने कन्नौज को बनाया था बाद में, उससे पहले पेशावर हुआ करती थी इसकी राजधानी, ठीक है। अब देखो इस शासक के बारे में कई प्रश्न पूछेंगे। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसका राजकुमार कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया इसने? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में ही है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें इसके अध्ययन के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। इसने किताब लिखी, किताब भी कई बार पूछी जाती है। CU की नामक रचना लिखी इसने। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है इसकी, CU की, याद रखना। ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको, CU की, है ना, ऐसे लिखा रहता है, कई बार किताबों में लिख देते हैं। वैसे तो आप ऐसे लिखो CU की, नहीं तो ये रीजनिंग का सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो CU की नामक रचना लिखी। हर्षवर्धन को इसने शिलादित्य के नाम से और संबोधित किया। हर्षवर्धन को क्या बोला इसने? शिलादित्य, ये वाला नाम दिया हर्षवर्धन को। कन्नौज सभा का ये अध्यक्ष भी रहा। यहाँ पे कन्नौज सभा की इसने क्या करी? अध्यक्षता करी। किसने करी? ह्वेनसांग नामक शासक, माफ कीजिए, यात्री ने, जो कि किसके दरबार में आता है? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उस समय उत्तर भारत पर हर्षवर्धन शासक था। हर्षवर्धन की राजधानी पहले पेशावर थी। पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। क्योंकि हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया या बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म का विस्तार किया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म की बड़ी बड़ी सभाएं भी हुई। जैसा कि आप हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे, तो प्रकाश डालने पर यह हमें पता चलेगा कि एक कन्नौज और दूसरा प्रयागराज में बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म की सभाओं का आयोजन हर्षवर्धन ने कराया। तो ये थे यात्री जिनका नाम था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के। अब अगला यात्री इत्सिंग। उस समय कोई स्थापित राजा नहीं था, शासक नहीं था उत्तर भारत में, लेकिन इत्सिंग भी आया था। कहां से आया था? ये भी चीन से आया था। ये चीन से आया था 7वीं सदी में। कई बार सदी डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। देखो 671 से 695, तो कौन सी चल रही है? 7वीं चल रही कि नहीं चल रही है भाई साहब? बिल्कुल। तो 7वीं सदी में कौन आया? इत्सिंग नामक यात्री आया, जो कि कौन से देश से आया? कहां से आया सुदामा? चीन से आया। हमारे पास सुदामा भी है और भी सज्जन है हमारे पास। जैसे आप क्लास को देखेंगे तो आप भी देखिए, इस वजह से यहाँ पे भी हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं स्टूडियो में, अलग से मेहनत करते हैं जी। वीडियो तो देखते ही हैं जा करके, फिर उसके अलावा यहीं से भी पढ़ लेते हैं। तो भारत आया था और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। कौन से धर्म की शिक्षा ली? बौद्ध धर्म की शिक्षा। अब इसके अलावा ये बौद्ध धर्म तो पढ़ा, अध्ययन किया इसने, लेकिन कुछ बौद्ध ग्रंथों को ले गया अपने साथ। 400-500 की संख्या में कुछ किताबों को, कुछ प्रतियों को ले गया। उनमें बौद्ध ग्रंथ बहुत फेमस है। एक सुत्ति पिटक है जी, बौद्ध ग्रंथ है बहुत फेमस। एक विनय पिटक है जी, एग्जाम में आ चुके हैं, बौद्ध ग्रंथ है ये भी। एक अधिधम्म पिटक है। इन तीनों ग्रंथों की बहुत सारी प्रतियों को ले गया था। कौन ले गया था? इत्सिंग। वापस जब गया चाइना तो ले गया, समझने के लिए, है ना। तो प्रतियों को साथ में चीन ले गया। ये मैंने इस वजह से लिखे हैं कि वो साथ में चीन ले गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इस वजह से लिखा है कि ये बौद्ध धर्म में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं और एग्जाम में पूछे गए। सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ठीक है। धम्म का मतलब धर्म होता है, धर्म का प्रचार करना। बौद्ध धर्म से शब्द लिया गया है। अगला शासक अलबर्नी, तो सुना ही होगा नाम तो आपने। 1024 से 1030, मतलब 6 सालों के बीच में भारत में आया था ये। 6 वर्षों के समय में एक शासक के साथ। इसका वास्तविक नाम था अबू रेहान। अलबर्नी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान, ठीक है। अरब से आया था, अरब देशों से भाई साहब।
किसके साथ आया? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। पहला पॉइंट नोट करेंगे, अलवर्नी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनबी के साथ। और कौन से देशों से आया? अरब देशों से आया, लिख लेना। कहां से आया? अरब कंट्री से आया, अरब देशों से आया। महमूद गजनबी के साथ भारत की यात्रा पे आता है। इसने भारत में तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। हिंद से आप हिंदुस्तान समझ ही रहे हैं, बाकी का इसने उस समय के भारत की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का। वैसे राजनीतिक व्यवस्था भी लिखा है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का ओवरऑल इसमें ज्यादातर उल्लेख नहीं मिला है, सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को बताया। जीवन यापन कैसा था उस समय का लोगों का। कौन सी बात कर रहे हैं हम? 11वीं सदी की बात कर रहे हैं। 10वीं सदी तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे भारत में कौन सी सदी चल रही? 11वीं। 1024 से 1030 के बीच में था ये महमूद गजनबी के साथ। और महमूद गजनबी अरब देशों से आने वाला वो शासक था कि इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर सोमनाथ के मंदिर को, प्रसिद्ध आक्रमण इसका माना जाता है। सोमनाथ के आक्रमण के समय ये महमूद गजनबी के साथ था। और सोमनाथ के आक्रमण को कब किया इसने? 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल अरब सागर के किनारे है। तो किताब कौन सी लिखी? तहकीक हिंद। और यात्री का नाम अलवर्नी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक मार्को पोलो यात्री आता है, वेनिस निवासी था। वेनिस नामक शहर है एक, इतालवी का मतलब इटली का रहने वाला था। इटली के वेनिस का रहने वाला था। 1393 में ये आया था मार्को पोलो को एक पॉइंट मैंने बीच में लिखा है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। ये पॉइंट लिख लेना। मार्को पोलो नामक यात्री को क्या बोलते हैं भारत में? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाए आपके लिए, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बताइए, तो मार्को पोलो, जो कि कहां से आया था? वेनिस से। वेनिस इज द पार्ट ऑफ इटली, इटली इज द पार्ट ऑफ यूरोप, तो यूरोप का हिस्सा है, वहां से ये भारत में आया था। कब आया था? 1393 का मतलब 13वीं तो खत्म हो गई, 14वीं शताब्दी समझ लीजिए लगभग स्टार्टिंग में। उस समय शासन में कौन थे अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था भारत में शासन काल में। अगला यात्री बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है इब्न बतूता। कौन सा बतूता है? इब्न बतूता। कौन सा बतूता है? इब्न बतूता। याद करा रहा हूं मैं बालकों को, बच्चों को, आपको भी याद कराने। ठीक है, हिंदी का पेपर देना है, हिंदी में कई बार शुद्ध अशुद्ध आते हैं ना बढ़तनी। तो इब्न बतूता था इसका वास्तविक नाम था शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। ये वास्तविक नाम था इसका, इब्न बतूता का, शेख फतेह अबू अब्दुल्ला, जो कि आपको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन लिख लेना जानकारी के लिए। आपको लेना देना इब्न बतूता से, यही ऑप्शन में पूछा जाएगा, यही पूछा गया अभी तक। 1333 1347 तक का इसका समय काल है। 1333 में भारत आया, 47 तक का समय काल पढ़ते हैं। मोरक्को से आया था। प्रश्न पूछा जाता है कौन से देश से आया? इब्न बतूता जो यात्री था वो कौन से देश से आया भाई साहब? मोरक्को से आया। मोरक्को कहां पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। सहारा मरुस्थल से इसकी सीमा लगती है, बहुत बड़े इलाके में सीमा लगती है। कौन से देश की? मोरक्को की सीमा लगती है, बिल्कुल, है ना। और इसका पुराना नाम था मूर। उस समय जब ये भारत आया था, उस समय क्या बोलते थे इस देश को? मूर बोलते थे भाई साहब। अफ्रीकी यात्री था, ऐसे भी आ सकता है। अफ्रीका, मोरक्को कहाँ का है? अफ्रीका का। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। मोरक्को की कैपिटल लिख लेना रबात। और पुराने टाइम पे क्या बोलते थे इसको? मूर बोलते थे। एमबीटी के शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन। शॉर्ट में लिखा है, एम फॉर मोहम्मद, बी फॉर बिन, टी फॉर तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। इसने एक पुस्तक लिखी बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम रेहला है। छाप लेना, नोट कर लेना। रेहला नामक पुस्तक लिखी किसने? इब्न बतूता ने। बाद में 1342 में चीन गया ये सुल्तान का राजदूत बन के, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 में कहां पे भेज दिया? चीन भेज दिया था, अपने कुछ व्यापारिक संबंधों को लेकर के। किसे भेज दिया था? इब्न बतूता को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में आया था ये रेहला नामक पुस्तक। निकोलो कॉन्टी 1420-21 एक साल का समय काल था। विजयनगर की यात्रा करने वाला व्यक्ति था। इतालवी यूरोप यात्री था, जो देवराय किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम के शासनकाल में, जो विजयनगर का शासक था। नोट कर लेना, निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में आता है? देवराय प्रथम, जो विजयनगर का शासक था। बहुत सारे शासक विजयनगर में भी आते हैं, विजयनगर के बारे में उल्लेख है जहां पर। ठीक है, इतालवी मतलब इटली का यात्री था यूरोप में। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया 1420-21। मार्को पोलो आपने लिख लिया। अगला अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक यात्री भी था। अब्दुल रज्जाक एक पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी थे, जो कि ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, शानदार क्रिकेट खेलते थे।
जैसे हमारे भारत में युवराज सिंह शानदार क्रिकेटर थे। तो ये एक यात्री भी था अब्दुल रज्जाक, 1443 से 44, मतलब 1 साल का ही समय काल है इसका भी। फारस का यात्री था, फारस बोले तो इराक, फारस बोले तो इराक, इराक का यात्री था। किसके शासनकाल में आता है? देवराय सेकंड के शासनकाल में आता है। छाप लेना, बहुत कई बार छप गया है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया? देवराय सेकंड के शासनकाल में। अब देवराय सेकंड कहाँ का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का शासक था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर था। दूसरे तरीके से आप पढ़ेंगे अब्दुल रज्जाक कौन से दरबार में आया? विजयनगर दरबार में आया। किसके समय में आया था अब्दुल रज्जाक? देवराय सेकंड के समय में आया था। कहाँ का था? फारस का, मतलब इराक का था। ठीक है, इराक की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और इराक की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। बारबोसा अगला यात्री है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था 17 से 18, मतलब ये भी 1 साल तक ही विजयनगर की यात्रा की। इसके बाद और कहां लौट गया? पुर्तगाल लौट गया। पुर्तगाल का यात्री था बारबोसा। कहां का था? पुर्तगाल का। किसके दरबार में आता है? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय कहां के शासक थे? विजयनगर के शासक थे। विजयनगर से भी कई प्रश्न आते हैं। विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। दक्षिण भारत में शासन किया विजयनगर साम्राज्य ने। 1300 लगभग जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासनकाल था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा मिलकर के इस वंश की स्थापना की गई, जो कि दक्षिण भारत का एक हिंदू वंश था, साम्राज्य था, बहुत ताकतवर था। बाकी के और मुस्लिम राज्य थे इनके आसपास के, जो इनसे हमेशा युद्धरत रहे, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। तो उसी विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे यात्री भी आए, जिनका उल्लेख मैं आपको कर रहा हूं इस क्लास में। एक एक करके नोट कर लीजिएगा, दिक्कत हो तो पूछिएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल भी समझाएंगे आपको। तो 1517 से 18 किसका शासनकाल रहा? कृष्णदेवराय। अगला है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच तो आपने पढ़ा ही होगा कई बार, नहीं पढ़ा हो तो एरॉन फिंच का नाम तो सुना ही होगा आपने। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी है वो? फिंच है इसके नाम। और आगे थाली फिंच, फिंच है एक सॉरी एरॉन फिंच है ना, ओपनर बैट्समैन है, डेविड वॉर्नर के साथ ओपनिंग करता है भाई साहब, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है दोनों, डेविड वॉर्नर, एरॉन फिंच। तो फिंच से फिंच को उसे याद रखना, फिंच से इधर भी याद रखना। ये है रॉल्फ फिंच, ये एक यात्री था, वो एक क्रिकेटर है जिसके बारे में बता रहा हूं। नाम पीछे कॉमन है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये किसके दरबार में आया? अकबर के दरबार में। कहां पे आया था? ये फतेहपुर सीकरी में आया था 1583 से 91 के बीच में। उस समय अकबर का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल। तो अकबर के शासनकाल में आने वाला यात्री आपसे पूछा जाए तो उत्तर क्या लगाएंगे भाई साहब? रॉल्फ फिंच लगाएंगे। आपसे पूछा जाए एरॉन फिंच कौन से देश का क्रिकेटर है, तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर लगाएंगे आप। ठीक है, क्रिकेट से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जाए कि विश्व कप का आयोजन कौन से देश में हो रहा है 2023 में, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? भारत में हो रहा है। ठीक है, और उद्घाटन मैच कहाँ पे होगा? गुजरात के अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद में नदी कौन सी बहती है? अहमदाबाद में नदी बहती है साबरमती। ठीक है, और अहमदाबाद में कोई और प्रसिद्ध बताइए, तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी है, जिसकी स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। पहले इस आश्रम का नाम सत्याग्रह था, बाद में इसका साबरमती किया। कई बार अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम में देश को किस तरीके से आजाद कराना है उसकी बैठकें हुआ करती थी गांधी जी के नेतृत्व में या गांधी जी की अध्यक्षता में। गांधी जी के देश की आजादी से संबंधित पूरा म्यूजियम वहां पे बना हुआ है, कभी मौका लगे तो देख के आए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी कहां से चलेगी? अहमदाबाद से चलेगी। अहमदाबाद को भारत में मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि सूती कपड़ों का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा हब कहाँ पे? अहमदाबाद में। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद जाना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ है? अहमदाबाद में। पहले जिसका नाम मोटेरा था, अभी इसका नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट है। अहमदाबाद में एक मिल आंदोलन भी किया 1918 में महात्मा गांधी जी ने। कौन सा आंदोलन किया? मिल आंदोलन किया था, बोनस को लेकर के। जो मिल मालिक थे, जो अंग्रेज मालिक थे, वो जो हमारे देश के मजदूर थे, अहमदाबाद के मजदूर थे, उनको पर्याप्त बोनस नहीं दे रहे थे, तो उसकी मांग को लेकर के गांधी जी ने उनके साथ भूख हड़ताल करी। ठीक है, तो वहां पे वो सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया, उसके बाद भूख हड़ताल 1918 में दर की थी। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एक ही साइड से, तो इन्हें पढ़िएगा जो मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो रॉल्फ फिंच आया था अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अगला इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, जैसे तो छाप लेना। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611, मात्र 3 साल तक रहा ये, 3 वर्ष तक। किसके दरबार में रहता है ये? जहांगीर के शासनकाल में रहता है 3 वर्षों तक। किसके दरबार में रहता है? जहांगीर के शासनकाल में 3 सालों तक। ठीक है, 1608 से 1611 तक। और नाम क्या है? विलियम
हॉकिंस इसका नाम है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हॉकिंस को खान की उपाधि भी दी थी। किसने दी थी खान की उपाधि? जहांगीर ने दी थी, क्योंकि हॉकिंस फारसी भाषा बहुत अच्छी जानता था बोलना, फारसी भी जानता था, तुर्की भी जानता था हॉकिंस, इन दोनों भाषाओं को जानता था। जी लाइट हल गई है, जी वाली लाइट ध्यान नहीं है ठीक है। तो विलियम हॉकिंस फारसी भी जानता था और तुर्की भाषा भी जानता था, इसको आप याद रखिएगा। इस वजह से जहांगीर ने खुश होकर के कौन सी उपाधि दी? खान की उपाधि थी, विलियम खान की उपाधि दी। ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था, भारत आया था, सूरत के बंदरगाह पर उतरा था। जहांगीर से अनुमति ली इसने व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की, और जहांगीर ने बाद में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी दी थी। अगला यात्री इसके बाद आता है, जब ये वापस जाता है तो सर टॉमस रो आता है। एक कौन सा आता है? सर टॉमस रो। इन्हें तो कंटेस्ट कर लेना, छाप लेना, रट लेना अपने दिमाग में भाई साहब, है ना। ये आपको सिलेक्शन दिला करके रहेंगे, और जो क्लास भी सिलेक्शन दिला करके रहेगी, और देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी क्लास के साथ और भी बहुत सारी क्लासें आएंगी, आप चिंता मत करो। ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है किसी भी कीमत पे भाई साहब। तो सर टॉमस रो आता है 1615 से 1619। तो ये भी लगभग 3 से 4 साल का समय बिताता है भारत में, और किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था। सर टॉमस रो लिखिएगा, जहांगीर के दरबार में था। तकरीबन 3 से 4 साल तक रहता है, 15 से 19 तक। इस समय जहांगीर पूरे ताकत के साथ साथ शासन कर रहे थे। कहां पर? दिल्ली पर। दिल्ली में शासन करते, लेकिन आगरा से मोहब्बत थी उनकी, आगरा में ज्यादा रहते थे। शाहजहां भी आगरा में ही रहते थे, अकबर भी फतेहपुर सीकरी आगरा रहते थे, बाबर भी आगरा में ही रहते थे, हुमायूं भी आगरा में ही रहते थे। चक्कर क्या है ये, मतलब चक्कर क्या पड़ गया? ये मुगल साम्राज्य वाले को आगरा से लगाव क्यों था? इस पर और रिसर्च करेंगे अब। अभी तो आपको पढ़ाया पेपर के हिसाब से मुगलों में, लेकिन अभी व्यक्तिगत अपनी पर्सनल रिसर्च करेंगे कि आखिरकार आगरा से लगाव क्यों था, आगरा को सेंटर क्यों माना इन्होंने, आगरा में क्यों ज्यादातर जीवन बिताया इन्होंने। शाहजहां भी अपनी बेगम को लेकर के कहाँ रहता था? आगरा। आगरा से अभियानों को जाते थे लड़ने, और फिर वापस लौट के आगरा। मतलब दिल्ली के नाम से शासन था मुगल साम्राज्य, लेकिन रहते कहाँ पे थे सारे के सारे लोग? आगरा में रहते थे। जिसमें शाहजहां ने तो राजधानी भी आगरा को बनाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। जब फतेहपुर सीकरी में पानी नहीं था, खारा पानी मिलता था हर जगह, सेना को दिक्कतें आती थी वहां पे और बहुत सारे लोगों को, तो अकबर ने राजधानी आगरा बदल दी भैया, इसी कारण की वजह से। खैर रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो सर टॉमस रो कहां पे आया? जहांगीर के दरबार में आया। अगला शासक है पीटर मूडी। पीटर, लगान पिक्चर देखी होगी आपने, तो लगान पिक्चर में ऐसे ही नाम मिलते हैं, मिस्टर पीटर, इस टाइप के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो पीटर मूडी कहाँ के यात्री थे? इटली के यात्री थे। शाहजहां के दरबार में आते हैं। किसके दरबार में आए? शाहजहां के दरबार में। 1630 से 34, 4 साल तक रहे पीटर मूडी। कितने साल? 4 साल शाहजहां के दरबार में रहे। जब शासन में था शाहजहां, उस समय ये दक्षिण भारत का दौरा करने गए। उसी समय शाहजहां के शासनकाल में अकाल पड़ गया था, दुर्भिक्ष पड़ गया था, वर्षा नहीं हुई थी। तो इसने ऐसा उल्लेख किया पीटर मूडी ने कि शाहजहां के शासनकाल में पूरे मुगल में, पूरे मुगल शासकों में, पूरे मुगल वंश में, या पूरे इंटायर ऑफ मुगल डायनेस्टी में शाहजहां के शासनकाल में सबसे बोले तो एक तरीके से जो अकाल पड़ा, वो इतना खराब अकाल था। इन्होंने उल्लेख किया पीटर मूडी ने कि सड़कों पर लाशें बिछ गई थी भूखे प्यासे लोगों की, इतनी भुखमरी फैल गई थी, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, वर्षा हो नहीं पाई थी, फसलों का उत्पादन हो नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके के स्तर पर बहुत ज्यादा महामारी और बहुत सारे रोग भी फैल गए थे। मतलब यहां तक लिखा है इन्होंने कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाने लग गया था, लाशों को खाने लग गए थे एक दूसरे की, ऐसा लिखा है इन्होंने। किसके शासनकाल की बात है? शाहजहां। कहाँ का उल्लेख कर रहा है? ये दक्षिण भारत का उल्लेख कर रहा है उस समय। हालांकि शाहजहां ने लंगर भी चलवाए, बहुत सारा टैक्स भी माफ किया, वगैरह वगैरह चीजें लिखी हैं इन्होंने। तो पीटर मूडी किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। फ्रांसिस्को पेलसट, लिख लेना, फ्रांसिस्को पेलसट मोस्ट इंपोर्टेंट, जहांगीर के दरबार में आया था। इसने जहांगीर के दरबार का मूल्यवान विवरण भी दिया कि जहांगीर ने कैसे कैसे शासन चलाया, कैसा शासक था, कैसी नीतियां थी, उसके बारे में लिखा है फ्रांसिस्को पेलसट ने। ये भी कहाँ के थे? यूरोप के यात्री थे। एडवर्ड टेरी नामक यात्री था, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। बहुत सारे अगर देखो तो जहांगीर के शासनकाल में लाइन लगी पड़ी है लोगों की आने की, उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट पूछेंगे, जैसे विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, ये दोनों बहुत पूछे गए सबसे ज्यादा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, समीक्षा अधिकारी पीसीएस लेवल पे तो फ्रांसिस्को पेलसट, पीटर मूडी के बारे में पूछा गया कई बार, किनके दरबारों में थे ये। आप लिखो, पढ़ो ऐसा कि कुछ छूट ना जाए। इस स्तर पे अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, इस लेवल पे अपनी तैयारी करनी है।
तो कोशिश है हमारी उस लेवल तक आपको पहुंचाने की। तो एडवर्ड टेरी जहांगीर के शासनकाल में थे। सीजर फ्रेडरिक, एक यात्री थे सीजर फ्रेडरिक। सीजर माने वैसे कैची होती है इंग्लिश में, वैसे इसका नाम था सीजर, सीजर फ्रेडरिक। ये तब आया था, तब एक युद्ध हो रहा था दक्षिण भारत में, बहुत प्रसिद्ध युद्ध था। ये तय कर रहा था भाग्य को, या तो हिंदू साम्राज्य के भाग्य को तय कर देता या मुस्लिम साम्राज्य के भाग्य को तय करता। युद्ध का नाम है तालीकोटा की लड़ाई। 1565 में होती है, ये विजयनगर साम्राज्य में ही होती है। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, बाकी के और 4-5 मुस्लिम साम्राज्य मिलकर के लड़ रहे थे तालीकोटा के युद्ध को। ठीक है, तो जब तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हो रही थी, आप सिर्फ तालीकोटा की लड़ाई लिख लेना 1565 में, ब्रैकेट में लिख लेना विजयनगर साम्राज्य। और उस समय एक यात्री था जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक, उसी वर्ष में आया था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर। तो ये थे विदेशी यात्रियों का क्रम और विदेशी यात्रियों का आगमन। आगमन का विलोम शब्द होता है प्रस्थान, और प्रस्थान का विलोम शब्द होता है आगमन। तो इनका भारत में आगमन हुआ, और आगमन के बाद फिर क्या हुआ, अपने अपने देशों में प्रस्थान भी हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उल्लेख करे हैं मैंने, इनसे पूरा आप नोट्स बना के तैयार कर लेना। जब भी आप कभी अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग तो मिलेंगे, लेकिन एक साथ मैंने आपके लिए, जैसे कि बोलते हैं ना हिंदी में कहावत है गागर में सागर, इसका मतलब क्या होता है गागर में सागर का, कम शब्दों में अधिक जानकारी दे देना। इन यात्रियों को अलग अलग देखो, विजयनगर पढ़ेंगे तब विजयनगर में मिलेंगे ये लोग, जहांगीर पढ़ेंगे तो जहांगीर में मिलेगा, कोई साझा पढ़ेंगे तो साझा में मिलेगा, है ना। अकबर को पढ़ेंगे तो अकबर के शासनकाल में, तो अलग अलग मिलेंगे टॉपिक्स में, लेकिन सभी टॉपिक्स को मैंने आपके लिए कंपाइल करके एक ही क्लास में पढ़ा दिया है। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पेट की क्लासेस भी आपके लिए इसी तरीके से मिलती रहेंगी, आप चिंता ना करें। पूरे दृढ़ निश्चय से होकर के पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहिए। आप परिश्रम करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी जीवन में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें विशेष, ठीक है, क्योंकि महामारी का दौर है, वायरल का दौर है, उससे कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं। आप जैसे बच्चे तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आर्टिकल 47 का पालन करें, क्योंकि आर्टिकल 47 का पालन करेंगे तभी स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।